बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने केस 1 डिस्कस किया था, यानी कि दो बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही थी। आज हम केस 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें एक बॉडी हॉरिजेंटली मूव करेगी और दूसरी बॉडी वर्टिकली मूव करेगी। मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves on a smooth horizontal surface। कि उसी तरह एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग गुजारी गई है और उस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे दो ऑब्जेक्ट्स बांधे हुए हैं, और उनमें से एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव करेगा और दूसरा हॉरिजेंटली स्मूथ सरफेस पे मूव करेगा। इसको हम केस 2 के नाम से जानते हैं। तो आज हम केस 2 का प्रॉपर सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively attached to the ends of an inextensible string। क्या हमने कंसिडर किया है कि दो बॉडीज़ हैं A और B, जिनका मैसेज m1 और m2 हैं, यानी कि बॉडी A का मैस m1 और बॉडी B का मैस m2 है, और वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किए गए हैं और उसको पुली के ऊपर से गुजारा गया होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल है जिसके साथ एक पुली अटैच है, और इस पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग गुजारी गई है। इसके एक एंड पे ऑब्जेक्ट ए मौजूद है जिसका मैस m1 है, और दूसरे एंड पे ऑब्जेक्ट बी मौजूद है जिसका मैस m2 है। लेट द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ए। हम सपोज करते हैं कि जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए के साथ। तो जब डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा। Since the string is inextensible, therefore body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration A। जो string है वो inextensible है, यानी कि उसमें elasticity नहीं है। तो क्या है कि वो extend नहीं होती, उसमें लचक नहीं है, तो उसमें जो acceleration होगा इस स्ट्रिंग में वो भी क्या होगा, सेम रहेगा, और वो भी ए होगा। तो जिस डायरेक्शन में ये बॉडी मूव करेगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। एज द पुली इज फ्रिक्शनलेस, हेंस टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अब जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन जो स्ट्रिंग में है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगी। यहाँ पर जो टेंशन की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो यहाँ पे टेंशन है वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, उसको W1 से रिप्रेजेंट किया, और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो W2 है और वो भी डाउनवर्ड होगा। तो हमने जहाँ पे ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तो वहाँ पे जो हमने जहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई भी बुक थी वो टेबल के ऊपर पड़ी थी, उसका वेट डाउनवर्ड था, तो टेबल भी एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड उस बुक पे अप्लाई कर रहा था। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो डाउनवर्ड है, तो सब्जेक्ट पे रिएक्शन फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट का वेट W2 डाउनवर्ड है, तो इस पे जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड होगी। तो अब हम देखते हैं कि बॉडी ए पे कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फॉर बॉडी ए, सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड्स, हेंस द इट्स वेट W1 इज ग्रेटर देन द टेंशन T इन द स्ट्रिंग। जो फॉर बॉडी ए वाली जो स्लाइड है वो जो केस 1 है और केस 2 है दोनों के लिए सेम है, क्योंकि दोनों में जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है और दोनों के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका वेट है वो ग्रेटर है टेंशन की निस्बत। तो हम लिखेंगे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए इक्वल टू W1 माइनस टी। ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस की है। F1 इक्वल आएगा M1G माइनस टी के, W1 इक्वल आ जाएगा M1G माइनस टी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू ma होता है, तो F1a की जगह पे M1a आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। इसको अरेंज करके लिख देंगे तो M1G माइनस टी इक्वल आ जाएगा M1a के। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद बॉडी बी पे देखते हैं कि कौन सी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। फॉर बॉडी बी, the forces acting on the body B are, पहली फोर्स कौन सी है, वेट W2 ऑफ द बॉडी B एक्टिंग डाउनवर्ड।
जो W इस बॉडी पे जो वेट अप्लाई हो रहा है वो डाउनवर्ड है, W2 का नाम दिया है उसे। दूसरा, रिएक्शन R ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन बॉडी B इन द अपवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन फोर्स है जो इस ब्लॉक पे इस टेबल की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। और थर्ड कौन सी फोर्स है? टेंशन T इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी B हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में जो बॉडी B पुल कर रही है, जिस यानी कि बॉडी B जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी। तो ये तीन फोर्सेस इस ब्लॉक बी पे अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे यहीं से आपको समझा दूँ, नेक्स्ट स्लाइड में अगेन समझाऊंगा कि ये जो वेट है इस ऑब्जेक्ट का वो इस रिएक्शन फोर्स के इक्वल होगा। तो जो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी तो सिर्फ एक फोर्स बचेगी, टेंशन टी। एज बॉडी बी हैज़ नो वर्टिकल मोशन, ये बॉडी बी वर्टिकल मोशन नहीं कर रही, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वेट W2 है वो इक्वल है इस रिएक्शन फोर्स के, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। तो पीछे क्या रह जाती है? सिर्फ वर्टिकल फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इक्वल टू टी, टेंशन टी। ये इक्वल आज F2 इक्वल आ जाएगा टी के। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी उसको F2 का नाम दिया है, तो ये किसकी इक्वल है? टेंशन टी के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma, तो ये m2a इक्वल टू टी हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे T इक्वल टू m2a और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 भी हमारे पास मौजूद थी, अब ये इक्वेशन 2 आ गई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम ऐड करते हैं और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। m1g माइनस टी प्लस टी इक्वल टू m1a प्लस m2a। जो इक्वेशन 1 और 2 थी उनकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया और उन दोनों की राइट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया। तो ये टी इस टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा m1g इक्वल टू m1a प्लस m2a। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा तो m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a रह जाएगा। ये g इधर ही रहने दें, m1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो g इक्वल आ जाएगा m1 प्लस m2 ओवर m1 इंटू a। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। यानी कि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना हो तो वो इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं इस पुली सिस्टम में। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो ये a इधर ही रहने दें, ये m1 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो फाइनल जो आ जाएगा एक्सेलरेशन वो आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये इन बॉडीज़ का एक्सेलरेशन होगा जो मूव करेंगे। इसके बाद हम टेंशन फाइंड करते हैं। तो टेंशन फाइंड करने के लिए इस a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी? t इक्वल टू m2a। इसमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो t इक्वल आ जाएगा m2 इंटू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। जो हमने पिछली स्लाइड में एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पर पुट कर दी। तो ये आ जाएगा t इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये टेंशन आ गई जो हमने केस 2 में स्ट्रिंग में फाइंड करनी थी। तो जहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।